नमस्कार, मैं इंजीनियर दीपक कुमार। आप देख रहे हैं पीएनपी न्यूज। दोस्तों, हमारे चैनल पे आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, अभी हम हैं बिहार के भागलपुर जिला, जिसे सिल्क सिटी भी कहा जाता है, आप लोग जानते होंगे। और यहाँ पे विक्रमशिला से भी भागलपुर को जाना जाता है और प्रसिद्ध चीजें यहाँ पे जो है आप लोग देखेंगे, सिल्क का जो चादर है बनता है। आइए हम बात करते हैं वर्तमान जो लोकसभा चुनाव समाप्त हो गया है उस पे। आज जिस लोकतंत्र में जनता ने एनडीए को बहुमत दिया सरकार बनने का, और उसका संसदीय बैठक था जिसके नेता चुने गए वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। लेकिन बात जो चीजें आप लोग ध्यान नहीं दिए होंगे उस पे ही हम बात करने के लिए आज भागलपुर आए हुए थे, तो सोचे आप लोग को बताएं। 2014 में मोदी जी की सरकार बनता है और फिर 19 में बनता है, अब 24 में। लेकिन एक चीज आप लोग अगर नोटिस किए होंगे, इस 10 साल में 14 और 19 का जो 10 साल का उनका जो कार्यकाल रहा 24 तक, उसमें जो उनका सहयोगी दल था एनडीए का, वो कहीं दूर था। उसे किस तरह कुचला गया आप लोगों ने देखा होगा। जिस तरह से नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री, उनके साथी, बहुत करीबी साथी, उनको तोड़ा गया। एलजेपी पार्टी को तोड़ा गया। 2018 में चंद्रबाबू नायडू को भी उनसे अलग हुए थे। तो ये चीजें रोल रहा। और एक चीज आप लोग इतिहास पढ़े होंगे और हम भी पढ़े हैं, आप लोग भी पढ़े होंगे। पहले चलता था महाराजा जैसे पृथ्वीराज चौहान का राज्य, तो वो चीज आपको 14 से लेकर 24 तक देखने को मिला होगा। 14 से पहले विदेश हो या देश हो, भारत सरकार के नाम से सरकार को जाना जाता है। लेकिन अभी वर्तमान जो 14 से स्टार्ट हुआ तो सरकार का नाम था मोदी सरकार। भाई क्यों? तो एक विशेष व्यक्ति अपने आप को हिटलर शाही, तानाशाही के रूप में दिखा रहे थे कि मैं हूं तो देश का डेवलपमेंट है, मैं हूं तो देश का जो है विश्व में डंका बज रहा है। वो चीज आज अब 2024 में आप लोग देख रहे हो कि बदल गया है। कैसे बदल गया है? जो देश के जनता है उन्होंने बदल दिया। उन्होंने जिस तरह से इस बार मतदान किए और जो बदलाव आया, विपक्ष को जो मिला इस बार बहुमत, वो आजादी के बाद पहली बार इतना मजबूत विपक्ष मिला। तो ये चीजें आपको समझना पड़ेगा। और इतना जल्दी, जैसे आपने नोटिस किया होगा कि 4 तारीख को मतगणना कंप्लीट हुआ और इलेक्शन कमीशन अनाउंसमेंट भी नहीं किया कि इलेक्शन समाप्त हो चुका है, और वो ये सबमिट भी नहीं कर पाए कि 543 सांसद चुने गए हैं, कौन चुने गए, किस पार्टी से चुने गए हैं, और राष्ट्रपति के पास जो है वो लिस्ट जाता है। लेकिन भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री, क्या डर था क्या नहीं था वो आप लोग भी समझिए। उन्होंने तुरंत 5 तारीख को एनडीए का बैठक बुलाया, एनडीए का मीटिंग करता है, और वो बिना अपने बीजेपी के तमाम सांसद से मीटिंग किए बिना बुलाए एनडीए का बैठक करता है। तो ये भी आप समझिए। और एक फोटो आप लोग देख रहे होंगे न्यूज़पेपर में भी और मीडिया में भी, कि विपक्ष के राहुल गांधी अपने मीटिंग इंडिया अलायंस के साथ हंस रहे हैं। वही एनडीए का जब मीटिंग हो रहा है तो मोदी जी का चेहरा आप देख सकते हैं, अमित शाह जी का। तो यहां नीतीश जी और चंद्रबाबू नायडू का बहुत बड़ा रोल हो गया है इस बार देश में। और वो लोग दावे कर रहे हैं कि मंत्रालय ये चाहिए वो चाहिए। आज जो आप लोगों ने देखा और देखे होंगे कि मोदी जी तमाम जो उन्होंने भाषण, अभिवादन स्टार्ट किया, उसमें एनडीए को लाया। लेकिन आपने 10 साल में देखेंगे तमाम बैनर ओनली फॉर गारंटी कार्ड मोदी जी, ओनली फॉर मोदी जी।
क्या कारण है आज एनडीए, हर जगह एनडीए बैनर हो, ये गोदी मीडिया का जो डिस्प्ले हो आप लोग देखते होंगे उस पे हो, तो तमाम जगह एनडीए से, क्योंकि इस बार जो है जनता ने एनडीए को भी उस तरह का बहुमत दिया। इस बार जो है ओनली फॉर बीजेपी को वहां जाके रोका जो वो बहुमत के पार अकेले होते थे। इस बार उन्हें बहुमत से अंदर रोका गया, जिसके कारण वो अपने घटक दल को, अपने साथी को जो है इस बार नाम दे रहा है एनडीए, एनडीए की सरकार, एनडीए की सरकार, एनडीए की सरकार। तो ये सब चीजें जो है आपको, उन्हें क्या लगता है कि जितने सफाई से हम सच बोल रहे हैं, जो पिछले वाला मेरा झूठ है वो लोग भूल जाएंगे, ये भूलेंगे नहीं। अगर भूलते तो आज कहीं मोदी जी को ये सोचना नहीं पड़ता। जो उनका रवैया था 10 साल का, उस रवैया को देश ने समझा। आप इस बार ये भी देखे होंगे कि प्रभु श्री राम का नाम नहीं लिया गया। आज के सब प्रोग्राम में प्रभु श्री राम का नाम नहीं लिया गया। ये तमाम बातें हैं। अभी हम भागलपुर में थे तो हमारे साथ हमारा बचपन का दोस्त है, तो हमने बोला चलो बातें करते हैं इस बार वर्तमान राजनीतिक देश का क्या रहा, क्या मुद्दे रहा होगा जनता के बीच में क्या चल रहा होगा, जनता क्या सोच रहे होंगे, जनता के दिल और दिमाग में क्या चल रहा था। क्या मोदी जी का लोकप्रियता कम गया, या मोदी जी का जो जुमले वो जनता समझ लिए, जो इस बार विपक्ष को उतना ज्यादा बहुमत दिया। तो ये तमाम चीजें बात करेंगे। और मैंने आपको संक्षेप में रखने का बात किया कि वर्तमान स्थिति जो अभी चल रहा है क्या था। तो हमारे साथ हमारा दोस्त, और आप लोग कभी नहीं मिले होंगे, मिलाते हैं हम, मेरा बचपन का दोस्त है, तो सोचे थोड़ा राजनीतिक बातें करते हैं और समझते हैं। तो ये इसका नाम है धर्मेंद्र कुमार, और अब मैं धर्मेंद्र को और अपने दोस्त का अपने चैनल पे स्वागत करता हूं। तो धर्मेंद्र है, ये भागलपुर रहते हैं, भागलपुर में इनका अपना बिजनेस है, लेकिन ये भी राजनीतिक पे कड़ी नजर रखते हैं, क्योंकि हर युवा को देश में क्या हो रहा है उनको नॉलेज, जानकारी होना चाहिए। क्योंकि आप का जो जिंदगी का जो भी है तय होता है, तो वो राजनीतिक से और देश के जो सांसद है वहां से जो है आपका हर चीज है, बिजनेस हो, आप किसी भी क्षेत्र में हो, आपका वहीं से आपके बारे में, आपके भविष्य के बारे में तय होता है। तो बात करते हैं। तो धर्मेंद्र जी, इस बार 2024 लोकसभा चुनाव को किस नजर से आप लोग देखे होंगे, क्या लगा होगा मोदी जी को, जिस तरह से खासकर बीजेपी 240 पे आके अटक गए और एनडीए टोटल 292 आए, और इंडिया जिसे मोदी जी कहते थे, आपको मैं बता दूं कि राहुल गांधी जी का जितना उम्र होता है ना, उतना भी कांग्रेस को सीट नहीं आएगा। तो ये क्या कारण है, क्या आप अपने नजर से क्या समझते, थोड़ा हमारे जनता को बताइए, क्या समझे। देखिए, मेरा मानना है कि 2014 में जो लोकसभा चुनाव हुआ, उस समय जो हमारे देश के प्रधानमंत्री मुख्य रूप से लीडर के तौर पे सामने आए, अपना मैनिफेस्टो बनाए, और उनको भारी बहुमत से जो 2014 के लोकसभा चुनाव में जो वो आए और भारी मतों से विजय बन करके जो देश के प्राइम मिनिस्टर बने, उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री सबसे ज्यादा सफल हुए तो हमारे देश के युवा को अपनी ओर मोटिवेट करने में। हमारे देश के युवा को उन्होंने इतने अच्छे तरीके से मोटिवेट किया, और उन मोटिवेशन के कारण देश के युवाओं ने बढ़ चढ़ के लोकतंत्र में हिस्सा लिया और उन्हें भारी मतों से देश के प्रधानमंत्री के रूप में चुना। और उस 5 साल का जो कार्यकाल रहा, कमोबेश मिलाकर लगभग सही ही रहा, मान के चलिए। फिर वही जब फिर 2019 में जब वो चुनाव होती है, तो उस समय राष्ट्रीय दल, राष्ट्रीय मुद्दा को इन्होंने बहुत लाइट और ज्वलंत मुद्दा बनाया। एक बार पुनः 2019 में पूरे देश के युवा को अपनी ओर आकर्षित करने में सफल रहे, और एक बार ये हमारे देश के प्रधानमंत्री के रूप में पुनः एक बार चुने गए। लेकिन
जब वही चुनावी प्रक्रिया, वही रणनीति, वही अट्रैक्शन जब 2024 में एक बार पुनः नरेंद्र मोदी ने लाने का काम किया, तो हमारे देश के जितने युवा पीढ़ी हैं, पढ़े लिखे हैं और जो भी राजनीतिक दल से लोग जुड़े हुए हैं, वो सबसे ज्यादा, अगर मेरा मानना है कि अगर इनसे हाथ जो जोड़ करके इनके साथ चलने का काम किए थे, अगर इनसे अगर दूरी बनाए तो वो सबसे ज्यादा हमको लगता है 2 या 3 ज्वलंत मुद्दा है। उनमें से आप जान रहे हैं कि शुरू से अभी तक नरेंद्र मोदी का सबसे फेवरेट रहा युवा, और युवा के लिए कुछ ऐसा इन्होंने जो एक बृहद पैमाने पर जो इनको करना चाहिए था, वो चीज करने में असफल रहे। सबसे पहले अभी देश में एक ज्वलंत मुद्दा है महंगाई। महंगाई अभी देश में इतना चरम सीमा पर है, इतना चरम सीमा पर है कि आप तमाम तरह की बातें कर लीजिए, जुमलेबाजी कर लीजिए, लेकिन आप उस पर नकेल कसने में आप सक्षम नहीं हो पाए। पहली बात है। दूसरी बात, हमारे देश के यूथ में देश राष्ट्र हित के प्रति जो हमारे देश में जो सेना में भर्ती होती है, उसके प्रति हमारे देश के युवा में एक अलग जलवा होता है। चलिए, आप 2 बात रखे, इस बात में हम कंटेन कर दें, आपको भी जानकारी दे दें। जेडीयू के राष्ट्र प्रवक्ता हैं, उन्होंने ऐड किया कि जो अग्निवीर योजना है जी, उसमें संशोधन किया जाए जी। और दूसरा चीज, जिस मुद्दे को लोग 2024 में पुनः बीजेपी, खासकर भाजपा और भाजपा के जितने भी स्टार ये प्रचारक, मेरा मानना है दीपक जी, ये अग्निवीर जो है ये देश के युवा के लिए एक कंटेंट जी, जो स्टार प्रचारक थे, मोदी जी, योगी आदित्यनाथ जी, राजनाथ सिंह जी, जो भी थे, ये लोग खासकर भारत के प्रधानमंत्री मुस्लिम एक धर्म को घेरने का काम किया, घुसपैठियों, मुस्लिम, मुगल, तमाम चीजें। लेकिन उनके घटक दल में चंद्रबाबू नायडू टीडीपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। वो घोषणा किए हुए हैं आंध्र प्रदेश में कि हम मुस्लिम को 4% आरक्षण देंगे। उनके बात पे हमने कंटेन करने का काम किया। तो क्या मोदी जी उस बातों को निभा पाएंगे? कैसे गठबंधन चलाएंगे? तो तमाम बातें हैं। जिस आरक्षण को उन्होंने आरोप लगाया कि इंडिया आएगी, इंडिया अलायंस आएगी तो मुसलमानों को आरक्षण देगा, लेकिन उन्हीं के ही घटक में, एनडीए में टीडीपी है, चंद्रबाबू नायडू जी अपने राज्य में वादे किए हुए हैं, मैं मुसलमान को 4% आरक्षण दूंगा। तो क्या मोदी जी और अमित शाह देंगे या गठबंधन तोड़ेंगे? तो आइए मैं बात करूं फिर। मैं इसलिए इस कंटेंट को थोड़ा ऐड करना चाहूं क्योंकि धर्मेंद्र ने बहुत चीजें उठाए, बातों को रखा, 2 मुख्य मुद्दे, और इस बार वही चीज लगा, डेवलपमेंट हावी रहा। 3 मुद्दे पे देश में राजनीतिक दलों ने लड़ा, धर्म, जाति और डेवलपमेंट, और खासकर एनडीए ने धर्म और जाति को पकड़ा और इंडिया ने डेवलपमेंट, खासकर राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अखिलेश सिंह, उद्धव ठाकरे, तमाम ये जो बड़े इंडिया अलायंस के उभरे नेता हैं, इन्होंने रखा डेवलपमेंट का, महंगाई पे, बेरोजगारी पे, स्वास्थ्य शिक्षा और एक गरीबी पे। तो क्या लगता है इस बार धर्मेंद्र जी, क्या लगा, मतलब डेवलपमेंट हावी पड़ गया क्या? जी, विपक्ष का जो मुद्दा था डेवलपमेंट, वो हावी पड़ा जी। 2-4 ऐसे ज्वलंत मुद्दे हैं जिस पर से विपक्ष को इसका बहुत ज्यादा फायदा मिला, बहुत ज्यादा फायदा मिला। और ये उम्मीद हमको लगा विपक्ष भी नहीं क्या होगा, इतना सीटें आ जाए जी। तो मतलब क्या जनता इस बार समझदार हो गई थी? जनता में इतनी समझदारी आ गई थी कि इस बार इन्होंने भी देश को एक अलग तरीके से, देश के जनता को इन्होंने मोटिवेट करने का काम किया है। वो है 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले राम मंदिर का निर्माण। मेरा मानना है, जब ये धर्म से जब भी जुड़ी बातें होती है, तो मेरा मानना ये है, मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी हमारे हिंदू धर्म में जो देवी हैं, देवताएं हैं, वो ना तो किसी खास जाति के हैं, ना किसी खास राजनीतिक दल के हैं।
तो उसको जब कोई खास जात और खास राजनीतिक दल के आदमी जब उसको बढ़ चढ़ करके उसमें जब अपनी बातें रखता है, तो लगता है कि हम लोग इस देश का है ही नहीं, सिर्फ वही राम को मानते हैं और वही राम को जानते हैं, हम लोग का कोई संबंध ही नहीं है राम से। मतलब ये बहुत बड़ी बात कर रहे हैं धर्मेंद्र जी जी कि एनडीए बीजेपी ने जी भगवान को एक अपना राजनीतिक मुद्दा बनाया और राजनीतिक घिसे ये देश समझ गए कि और भगवान जो है न किसी जात का है और न किसी राजनीतिक दल का है। आप जिस भगवान की हमेशा उदाहरण देते हैं, जयकारा करते हैं, मैं उस चीज का स्वागत करता हूं, मैं भी करता हूं, मैं भी भगवान राम का पूजा करता हूं, लेकिन मेरा मानना है कि आपको इस देश का गद्दी, ये बहुत बड़ी बात नहीं है, आपको देश की गद्दी जिस चीज के लिए मिला है और उस गद्दी पर बैठ करके इस देश के जनता के लिए, देश के युवा के लिए आप क्या कर सकते हैं वो आप करके दिखाइए, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। एक बीजेपी में चल रहा है कि जाति वर्ग को टारगेट किया जा रहा है कि इस बार राजपूतों ने हराया, कुशवाहा ने हराया, ऐसा क्या क्या ये दो ही जाति हराया कि तमाम जाति धर्म लोग एक बार इस बार मतलब समझ गए थे मोदी जी को? क्या मोदी जी का जो जुमले 2 करोड़ 15 लाख या विश्व में डंका, ये चीजें जनता समझ चुकी थी। देखिए, आज अगर नरेंद्र मोदी अगर लोकसभा चुनाव में कम सीट लाए हैं तो इसका अर्थ ये कोई खास जाति नहीं है। उन्होंने देश के जनता से जो वायदे किए वो करने में असक्षम रहे और उस चीज से जो जनता आहत हुआ, इसके वजह से उसको कहीं ना कहीं क्या लगता है राहुल गांधी क्या विपक्ष का चेहरा बन सकता है? राहुल गांधी में क्या लग रहा है आपको? कुछ चेंजिंग, राहुल गांधी एक अच्छा नेता बनकर उभर रहे हैं? क्यों नहीं बन सकते हैं? मतलब उभर रहे हैं नेता बन? यस, क्यों नहीं? लग रहा है कि मतलब उनमें भी एक क्षमता आ रहा है, लीडरशिप है, मौका मिलेगा तो जरूर देश के लिए काम करेंगे। तो ये तमाम बातें थी। इस बार जनता ने तमाम मुद्दे को समझा और खासकर जो हम भी अनुभव किए, और मैंने करीब 2-3 राज्य घूमने का भी काम किया, 3 या 4 राज्य गए। जनता इस बार साइलेंट थी, क्लियर नहीं था, जनता इस बार समझ रही थी। और मेरा दोस्त भागलपुर में रहता है, ये भागलपुर में, अच्छा भागलपुर में एक और बात हम ऐड कर लें, भागलपुर में सत्ता परिवर्तन नहीं हो पाया। क्या यहाँ पे क्या चला होगा पॉइंट? देखिए, अजय मंडल ही दोबारा ये तीसरी बार है जी। उनका देखिए यहाँ पर मतलब यहाँ पर जो वोटर की जो संख्या है, सबसे ज्यादा जिस जाति समुदाय में सबसे ज्यादा वोटर की संख्या है, उनमें अजय मंडल का बहुत ज्यादा पकड़ है। उनके बीच में बहुत 12 लाख है उनमें इनका अच्छा खासा तालमेल है जनता के बीच में, इसीलिए ये 2024 इस बार है कि 2019 की अपेक्षा इस बार कम वोट से जीते हैं जी। मतलब अजीत शर्मा टक्कर दिए जी, मतलब टक्कर दिए जी। तो भागलपुर में अजीत शर्मा टक्कर दिए। इस बार मतलब कहीं न कहीं खमियाजा अजय मंडल को भी मिला है। जिस तरह बुलो मंडल को उन्होंने बहुत ज्यादा मत से हराए थे, इस बार कम हुआ है जी। तो मैं दोस्तों ये चीज ही बताने चाह रहा था कि इस बार जनता जो है विपक्ष को समझा और विपक्ष के मैनिफेस्टो को समझा। विपक्ष ने मोदी जी के तमाम प्रहार से, गोबर, भैंस, मंगलसूत्र, तमाम चीजों से हट के एक मुद्दे पे रहा, वो आम जनमानस के मुद्दे पे। और इसी कारण है कि इस बार 2024 के लोकसभा इस महापर्व में जनता ने विपक्ष को बहुत ही मजबूत बना के संसद भेजने का काम किया। अब विपक्ष का रोल है क्या करते हैं। लेकिन एक चीज और मैं करूंगा कि जेडीयू जो है, एक जो कानून आने वाला है यूसीसी, उस कानून में भी बोल रहा है कि संशोधन करना है, अग्निवीर में भी संशोधन करना है। तो क्या ये तमाम मुद्दे जो है एनडीए को घेर रहा है और एनडीए क्या चलेगी? एनडीए जिस तरह से नीतीश कुमार जी, आज आप लोग देखे होंगे पैर छू रहे थे मोदी जी का। नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी जी से कम बड़े हैं, क्या कारण है? बिहार के मुख्यमंत्री जी का मानसिक गति डाउन हो गया है, ये बीमार चल रहे हैं। ये मैं नहीं, ये तमाम लोग आरोप और लगा भी रहे हैं, बोल भी रहे हैं, क्योंकि वो व्यक्ति कभी पैर छूते नहीं थे। क्या डर है?
और जो कि देश में अभी हर जगह पूरे देश में चल रहा है, नायडू जी और नीतीश जी जो चाहेंगे वो होगा। लेकिन तब भी पैर छूना पड़ रहा है नीतीश जी को, ये है। और एक बड़े बड़े पत्रकार ने कहा, राजीव प्रताप रूडी जी, नितिन गडकरी जी, कुछ कुछ ऐसे नेता का नाम बताया, शिवराज चौहान, ये लोग जो है बगावत करेंगे। लेकिन तमाम संसदीय बैठे रहा और मोदी जी को अपना नेता दल चुना और प्रधानमंत्री का शपथ कल नहीं तो ऐसे संडे सुन रहे हैं कि संडे को हो सकता है, 9 तारीख को होगा। तो भारत के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे हमारे नरेंद्र मोदी जी, हम लोगों के तीसरी बार प्रधानमंत्री 3-0 से बनने जा रहे हैं। नेहरू जी के और राजीव गांधी के बाद तीसरे भारत के ऐसे प्रधानमंत्री होंगे जो तीसरी बार बनेंगे। ये बहुत बड़ी बात है मोदी जी। लेकिन जो 3 मुद्दे आपको बताए, क्या उस मुद्दे पे ये एनडीए सरकार चलेगी, ये बीच में गिर जाएगी? ये आप लोग का राय प्रतिक्रिया देते रहिए। आप हमारे चैनल को देखते हैं तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करिएगा और सहयोग जरूर करिए, शेयर भी करिए। मैं आपका भाई दीपक कुमार, धन्यवाद।